जी जनाब, नया आमना सामना, नई गपशप, नई बैठक। जब आप फारिग हो तो इस बैठक में जरूर शरीक हो। इंशाल्लाह कोई ना कोई नई चीज आपको मिलेगी। आज सबसे पहले बैठक का आगाज करेंगे मुआशरे की कहानी से। आप इसको मुआशरे की कहानी न कहें, आप इसको पाकिस्तान की कहानी न कहें, आप इसको महमूद नयादी की कहानी कह लें। हमारे कितने रूप हैं और हम कितने बेरूप भर कर इस मुआशरे में रहते हैं, ये जरा मुलाजा फरमाएं। तुमने अपने रिस्पॉन्स और अपनी गर्म जोशी से मुझे हैरान कर दिया है, उसने पेंट ऊपर चढ़ाते हुए कहा। मुझे लग ही नहीं रहा तुम वही परेशान हाल, सर्द और थकी हुई लड़की हो जो दफ्तर में आंखें बंद किए हुए बैठी रहती है। वो बेड पर ऊंधी लेटी अपनी सांसें दुरुस्त कर रही थी। बिस्तर पर लेटे लेटे उसकी तरफ पलटी, एक तवील अंगड़ाई ली और शिकायत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखकर बोली, आपने भी मुझे हैरान कर दिया है। मुझे लग ही नहीं रहा कि आप वही डिजिटल तस्बीह घुमाने वाले बंदे हैं जो दफ्तर में हर वक्त मुआशरे की अखलाकी जुबू हाली पर तवील मुबासे करते रहते हैं। हम सब बहरूपिये हैं साहब। अपनी पैंट पर ध्यान दें, एक दाग अभी भी दिखाई दे रहा है, शायद सही से साफ नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नयादी है। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि हर रोज तुलू होने वाला नया सूरज ये पैगाम देता है कि ऊपर वाले अभी इंसानों से या अपने निजाम से मायूस नहीं हुए। इसलिए हर रोज सुबह होती है, हर नया पैदा होने वाला बच्चा ये पैगाम लेकर आता है कि अभी खालिक कायनात वो अपनी कायनात से, वो अपनी दुनिया से मायूस नहीं हुए। बहरहाल आज तो मई का आखिरी दिन है, कल परसों मैं भूल गया था, यानी 31 मई 2026 की तारीख है और दिन है इतवार का। आज आपको छुट्टी होगी, वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं, ईद के साथ हफ्ता आ गया और फिर इतवार आ गई, तो आपको अपनी थकन उतारने का बेहतरीन जो है वो मौका मिल गया होगा। हमारा जो काम है वो काम जरूर करेंगे। बैठक में कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं, वायरल ट्वीट्स हैं, कुछ बयानात हैं और एक जो है वीलॉग आपकी खिदमत में पेश करना है। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखनी है वो है जीबी का जो है ना वो इलेक्शन। जीबी का इलेक्शन जर्नैलों की गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि इमरान खान वहां पे फाते हैं। इमरान खान वहां पे 2/3 अक्सरियत से ज्यादा जीत रहे हैं और जर्नैलों को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। कल उन्होंने अपनी तरफ से इंतहा की चाल चली और पीटीआई के लिए गिलगित बल्तिस्तान को उन्होंने इलाके गैर करार दिया कि वो यहां पर ना आए। पहले जुनैद अकबर को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जो है वो असद कैसर को नहीं दाखिल होने दिया गया, फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। लेकिन अगर आप जरा पीछे चले जाएं 1971, तो बिल्कुल यही मामला था मशरकी पाकिस्तान के साथ, और मगरबी पाकिस्तान का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। कौमें अपनी माजी की गलतियों से सीखती हैं और आगे बढ़ती हैं, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे फवायद के लिए, छोटे छोटे मादी और दुनियावी फवायद के लिए कौमों के दिलों में खलीज या दरार पैदा कर दी जाती है। अब आप मुझे बताएं कि अगर कोई जीबी के इलेक्शन जीत गया, वहां पे साफ और शफाफ इलेक्शन होने दिए जाएं, वो क्या क़यामत बर्पा कर देगा, वो क्या करेगा? हाँ, जर्नैलों की अना को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि इमरान खान के साथ 4 साल में जो कुछ उन्होंने किया
उसका नतीजा ये निकलेगा कि लोग इमरान खान के बेनामो निशान उम्मीदवारों के जो बक्से हैं वो वोटों से भर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जीबी वो इलाका है जहां पे लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवानों की अक्सरियत है, नौजवान पुरजोश हैं। उन पुरजोश नौजवानों में जो अक्सरियत है वो हुसैनी है, वो हुसैन के पैरोकार हैं, वो शब्बीरी हैं और वो जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। बहरहाल ये इस वक्त जो है जीबी में सूरत हाल चल रही है। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जकरिया बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में। कल उन्होंने भी शिकवा कर डाला एआई का और सोशल मीडिया का कि सोशल मीडिया अफवाहें फैलाता है। आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि कोई ऐसी खबर, मैं बिल्कुल उन अकाउंट्स में हक में नहीं हूं जो गालम गलोच करते हैं, जो एआई वीडियोस बनाते हैं, जो किसी की तज़हीक करते हैं, जो गालियां देते हैं, मैं कतई तौर पे उनके हक में नहीं हूं। लेकिन सोशल मीडिया हकायक दिखाता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। यानी आप सिर्फ मुझे देख लें, मैं तो एक छोटा सा जो है ना वो मजदूर हूं। आप देख लें जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं वो वही कुछ बयान करते हैं जो कुछ मुआशरे में हो रहा है। मैं भी आपके सामने मुआशरे की तस्वीर रखने की कोशिश करता हूं और कुछ नहीं करता। जो मैंने इब्तिदाई में आपको कहानी सुनाई, ये तकरीबन हर दूसरे दफ्तर की कहानी नहीं है। आदिल राजा को सुन लें, आपको पता चल जाएगा कि ये हर दूसरे दफ्तर की और हर बॉस की कहानी है जो अपनी पेंट दुरुस्त नहीं करते और दाग रह जाते हैं। तो बहरहाल नुमान जकरिया ने भी जो है वो शिकवा कर दिया है सोशल मीडिया का। ठीक है जी, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। ये हसनात मलिक हैं, बहुत बड़े और जबरदस्त रिपोर्टर हैं, संजीदा रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये कहते हैं कि जब जज रिटायर होता है, एक तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जज रिटायर होता है ना तो उसको दो प्लॉट मिलते हैं। मैंने आपको वाकया सुनाया था फील्ड मार्शल मिंटगोमरी का। मिंटगोमरी ने विंस्टन चर्चिल से राब्ता किया था रिटायरमेंट के बाद। मिंटगोमरी कौन थे? मिंटगोमरी दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादी अफवाज के सरबराह थे और उनकी जंगी पॉलिसियां वो फौजियों के सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं। उन्होंने विंस्टन चर्चिल से कहा कि मैं किराए के मकानों से तंग आ गया हूं और मुझे मेहरबानी करें, एक तो मकान दें, दूसरा कोई जरी रकबा दें ताकि मैं अपनी जो है गुजर बसर कर सकूं। तो वजीर आजम ने सलूट किया, अपने सर से हैट उतारा। उन्होंने कहा कि जब आप फील्ड मार्शल थे तो आपको बेहतरीन तनख्वाह मिलती रही, जब आप रिटायर हुए तो गवर्नमेंट आपको पेंशन दे रही है। मैं लोगों के मफादात का निगहबान हूं, मैं आपको न मकान दे सकता हूं और न मैं आपको जो है वो जरी रकबा दे सकता हूं। इस बात पे फील्ड मार्शल नाराज नहीं हुए, बल्कि वो चले गए। लेकिन जाने से पहले जो वजीर आजम थे सर विंस्टन चर्चिल, उन्होंने उनकी खिदमात में उनको सलूट पेश किया। ये मिंटगोमरी का हाल है। हसनात मलिक क्या कहते हैं? हसनात मलिक कहते हैं कि जज रिटायर होता है सुप्रीम कोर्ट का तो उसको दो प्लॉट मिलते हैं। इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे, काना दज्जाल नून लीग का जो है ना वो टट पूंजिया, जिसके लिए मैंने कई दफा आपको बताया, डंडे खाए, मैंने आंसू गैस खाई, मैंने मुशर्रफ के जुल्म का सामना किया, शारा दस्तूर पे दीवाना वार मैंने नारे लगाए, दीवाना वार डंडे खाए कि इफ्तिखार चौधरी काने दज्जाल को बहाल किया जाए। फिर जब वो बहाल हुआ तो लोगों ने अरबों कमाए, अरबों कमाए और नून लीग की जो है ना वो 5 घी में और सर कढ़ाई में था। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि मैं एक प्लॉट लूंगा, दो प्लॉट नहीं लूंगा। एक प्लॉट उन्होंने ले लिया। बाद में उनको पता चला कि ये तो बहुत महंगे हैं, इनकी कीमत तो बहुत ज्यादा है। तो फिर इफ्तिखार चौधरी ने फौरन राब्ता किया और कहा कि मुझे दूसरा प्लॉट भी चाहिए, मैंने इस कौम की लुंगी या धोती उतारनी है, मेरा नाम क्यों ना तारीख में लिखा जाए। बहरहाल फिर इफ्तिखार चौधरी ने दूसरे प्लॉट पर जो है वो हाथ साफ किया और दूसरा प्लॉट जो है बड़ी ढठाई के साथ ले लिया। अगली खबर पे चलते हैं। अगली जो खबर है वो ये कि सऊदीया वो इजराइल को तस्लीम करने के लिए सुलेमान बिन अब्दुल अजीज को आगे कर रहा है। बाज लोग कह रहे हैं कि वो बहुत बीमार हैं, वो इस पोजीशन में भी नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा बहाना हाथ में आया है सऊदीया के कि सुलेमान बिन अब्दुल अजीज जो किंग हैं वो
इसराइल को तस्लीम करने के हक में नहीं है। मेरा ख्याल है कि अब सुलेमान बिन अब्दुल अजीज के दिन थोड़े रह गए होंगे। इस बयान के बाद कुछ ना कुछ उनका बंदोबस्त किया जाएगा। जो मोहम्मद बिन सलमान है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो निजी महफिलों में कहते हैं कि मैं तो 1 घंटे में इसराइल को तस्लीम कर लूं, लेकिन ये जो बुढ़ा है ये जो है ना अभी कुछ नहीं करने देता। अगली जो खबर है वो ट्वीट है हारून रशीद साहब का। हारून रशीद साहब कहते हैं कि हस्बे मामूल पीटीआई जीबी में रिकॉर्ड तोड़ रही है। कल पोलो ग्राउंड में जलसा था। वो जलसा अगर आप यूट्यूब पे देख लें तो आपको लगेगा कि जितना भी जीबी है वो सारा उस जलसे में मौजूद था, और खासकर जो लोगों का जज्बा था, जितने लोग गुस्से में थे, तो लगता था कि ये अपने मैंडेट की जो है वो हिफाजत करेंगे। तो हारून रशीद साहब ने इसकी तस्दीक की है कि उमड़ उमड़ कर जो है वो लोग जलसों में आ रहे हैं। आपके सामने एक जावेद हाशमी साहब का जो है वो ट्वीट रखना है। जावेद हाशमी साहब से आप वाकिफ हैं, उनके सियासी ख्यालात से इख्तलाफ, उनकी जो सियासी कलाबादियां थी, नून लीग, पीटीआई, वो अपनी जगह। जनरल मुशर्रफ के दौर में ये नून लीग के वाहिद रहनुमा थे जिनको बड़ी सजा हुई थी। और इन्होंने क्या कहा है, जावेद हाशमी, इस बात में कोई शक नहीं है कि वो एक दिलेर आदमी है। इस दौर में वो क्या कहते हैं कि इस वक्त दुनिया के स्टेज पर सिर्फ 2 फाशिस्ट मौजूद हैं। 200 मुल्क हैं या 200 से ज्यादा मुल्क हैं, उनमें 2 फाशिस्ट हैं, एक डोनाल्ड जे ट्रंप और दूसरा जनरल आसिम मुनीर। ये जावेद हाशमी कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब एक फाशिस्ट है। फाशिस्ट की तारीफ आप पढ़ लें, ये मैसोलिनी भी था इटली का, और भी बहुत सारे लोग थे। दोनों एक दूसरे की दिन रात तारीफ और तौसीफ में मगन हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप इनकी तारीफ करता है। आज स्कर्दू की फ्लाइट पर जाते हुए असद कैसर के साथ जो सलूक किया गया वो सबके सामने है। मैंने जिक्र किया कि असद कैसर के लिए बाकी जो मुसाफिर थे उनको भी जलील किया गया और फ्लाइट कैंसिल हो गई। वफाकी दारुल हुकूमत के एयरपोर्ट की ट्रैफिक कई घंटों तक सिर्फ इसलिए बंद रखी गई कि एक सियासी जमात का रहनुमा इंतखाबी मुहिम के लिए न जा सके। हर चीज इनके बाप की नौकर है, हर चीज। अब एयरपोर्ट बंद करना, फ्लाइटें बंद करना, सुना है कहीं पे किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में कि एक बंदा स्कर्दू जा रहा है तो फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया जाए? जुनैद अकबर को भी इंतखाबी मुहिम के इलाके से निकाल दिया गया। जनरल आसिम मुनीर, आप एक फाशिस्ट हो, उन्होंने तुम का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तुम एक फाशिस्ट हो। और फाशिस्ट चाहे वो मैसोलिनी हो, रोमानियों का निकोलाई चौशिस्को हो या एडोल्फ हिटलर, इन सब का अंजाम तारीख में दर्ज है। उन्होंने याद दिलाया है, तारीख होती इसलिए है जब अपनी ही अवाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा गहरा फिक्रा है, जब अपनी ही अवाम और अपनी ही फौज किसी के खिलाफ हो जाए तो फिर क्या होता है? अपनी ही अवाम और अपनी ही फौज। मैंने आपको बताया था लेफ्टिनेंट जनरल फैज अली चिश्ती, ये कोर कमांडर पंडित थे और ज़िया के मार्शल लॉ में पेश थे। इनके बारे में कहा जाता है कि फांसी से पहले इन्होंने भुट्टो साहब पर बहुत ज्यादा तशद्दुद भी किया था, मुबैना तौर पे। इनसे सवाल किया एजाज सैयद ने कि ज़ियाउल हक को किसने पार किया, तो फैज अली चिश्ती ने कहा फौज ने। एजाज सैयद बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि C-130 जो है ना वो फौज का था, सारी निगरानी फौज की थी, एयरबेस फौज का था, प्रोग्राम फौज का था, सारा कुछ फौज को पता था। असलम बेग एंड टाइम पे C-130 में सवार नहीं हुए क्योंकि उन्होंने बाद में आर्मी चीफ बनना था, और फिर C-130 भावलपुर बस्ती लाल कमाल में फट गया। ये फैज अली चिश्ती कहते हैं कि ज़िया को फौज ने रास्ते से हटाया। यहां पे डॉट कनेक्टिंग करें, क्या कह रहे हैं जावेद हाशमी कि जब अपनी ही कौम और अपनी ही फौज वो आपके खिलाफ हो जाए तो फिर क्या किया जा सकता है? ये बड़ा सोचने का मकाम है।
हमारे पर जो पोप बने हुए हैं, हम पर जो बदमाशी करते हैं, जो हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं, जब बाहर जाते हैं तो इनकी असल औकात इनके सामने आती है। ये है अली मूसा गिलानी, ये पोप नंबर 2 हैं। पिछले दिनों इन्होंने ओपन चैलेंज दिया कि इमरान खान पाकिस्तान में किसी भी हलके से मुझसे इलेक्शन लड़ लें, जबकि ये एक अलहदा हकीकत है कि ये तीनों बाप बेटा, बल्कि चारों बाप बेटा ये हारे हुए हैं। ये फॉर्म 47 के हैं और चैलेंज का किसको कर रहे हैं? इमरान खान को। बहरहाल जी ये दुबई पहुंचते हैं, दुबई वाले इनकी जेर जामा तलाशी लेते हैं, इनकी सारी चीजें जो पैंट के नीचे होती हैं वो भी चेक करते हैं और घंटों इनको जलील करते हैं। दुबई वालों को सलाम है, इनको जलील करें, ये जलील हैं, ये जलील होने के काबिल हैं। फिर इनका नाम भी इस किस्म का था, यानी अली मूसा गिलानी। तो फिर काफी देखने के बाद यानी वो सर्च लाइटें मारी गई पीछे से आगे से, उसके बाद दुबई वालों ने इन्हें जाने दिया, क्योंकि दुबई वाले इनके बाप हैं, इनका सारा माल दुबई में रखा है। और जितने इनको दुबई वाले अच्छी तरह जानते हैं, इनको अपने वालिदैन अच्छी तरह नहीं जानते। दुबई वालों को पता है, क्योंकि वो खुद 2 नंबर हैं, वो शैतानुल अरब हैं, दुनिया जहान का 2 नंबर पैसा वो उधर ही पड़ा है। बहरहाल ये अली मूसा गिलानी के साथ हुआ है। इकरारुल हसन ने इकरार किया है कि उन्होंने इमरान खान और इमरान खान की फैमिली पर नाजेबा बातें की और उन्होंने माफी भी मांगी है। और उन्होंने शाहिद खान आफरीदी और जवाद अहमद को भी मशवरा दिया है कि वो अपनी जो एक्शंस हैं या अपनी जो बातें हैं उन पे गौर करें और खान साहब के सपोर्टर्स से जो है वो माफी मांगे, क्योंकि वो कहते हैं कि अब इसका कोई इलाज नहीं है कि अवाम जो है वो इमरान खान से इश्क कर बैठी है। और इश्क की दास्तान आपने पढ़ी है, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, यानी 80 साल का बुजुर्ग इमरान खान से क्यों इश्क करता है मुझे कोई समझ नहीं आती। 75 साल की एक बूढ़ी खातून वो इमरान खान से क्यों इश्क करती हैं मुझे कोई समझ नहीं आती। 18 साल का बच्चा या नौजवान वो इमरान खान से क्यों इश्क करता है मुझे कोई समझ नहीं आती। क्योंकि मैंने 2-3 दिन गांव में गुजारे हैं तो बड़े बूढ़े मुझसे पूछते कि पुत्र इमरान खान कदा रहा हो सी, इमरान खान कब बाहर आएगा, और मैं उन्हें सिर्फ हौसले ही देता। तो बहरहाल वो कहते हैं कि अवाम जो है वो इश्क कर बैठी है इमरान खान से। आज आपको नेक्सस बताना है जर्नैलों का, वुडेरों का और IMF का, कि हम IMF के चुंगल में कैसे फंसे और हमें IMF के चुंगल में फंसाने वाले कौन हैं। आजकल इंडिया में अंबानी खानदान का बहुत चर्चा है, बार बार आप सोशल मीडिया पे देखते हैं उनकी जहाज, उनके खर्चे, लेकिन साथ ये भी नोहा गाया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास भी अंबानी, बिरला, टाटा जैसे कंपनियां क्यों नहीं हैं। साथ ये भी कहा जाता है, लेकिन क्या किया जाए कि नई नस्ल के लिए जानना जरूरी है। क्या जरूरी है कि 1970 तक पाकिस्तान में 30-40 अंबानी, टाटा, बिरला से बड़े जीनियस सनतकार, बैंकार, बिजनेस जीनियस थे जिन्होंने मुल्क की मिशत को संभाला हुआ था। मुल्क कोरिया, जापान से बहुत आगे था, मिडिल ईस्ट के मुमालिक किसी गिनती में नहीं थे। इन सनतकारों, बैंकारों को 22 खानदान का नाम देकर टारगेट किया गया। ये 2 बंदे इसके जिम्मेदार थे, पहले नंबर पे जनरल अयूब और दूसरे नंबर पे जुल्फकार अली भुट्टो, मक्कार और AR। उनमें सैगल ग्रुप ने कपड़े की सनत को अरूज दिया। दाऊद ग्रुप हैवी व्हीकल और जरी मशीनरी के बादशाह थे। दाऊद हरकुलिस के पास ट्रैक्टर की प्रोडक्ट थी। हारून खानदान छोटी मसनूआत, असफहानी खानदान और सलहट के चाय के बागात के मालिक थे। मुल्क की पहली एयरलाइन कायम की गई जो आज की सबसे एयरलाइनों से बेहतर थी। हबीब ग्रुप बैंकिंग के किंग थे। 60 की दिहाई उनका हबीब प्लाजा एशिया की बुलंद तरीन इमारत थी। एशिया में पहला IBM बैंकिंग सिस्टम उस बिल्डिंग की नवी मंजिल पर नस्ब हुआ।
फैंसी कपड़े की सनत निशात ग्रुप के पास और मुख्तलिफ मसनूआत के बानी थे। लाहौर में बीको इंडस्ट्री यानी बटाला इंजीनियरिंग साइकिल मोटरसाइकिल असेंबल करते थे। उनकी बीको, हरकुलिस, सोराब, रुस्तम साइकिल पूरे मुल्क में चलती। मियां शरीफ की इत्तफाक ट्यूबवेल और थ्रेशर के बानी थे। सन 66 बीको के मियां लतीफ और इत्तफाक के मियां शरीफ ने मुगलपुरा वर्कशॉप में टैंक साजी की इजाजत ली। लार्नसपुर वुलन मिल्स की शूटिंग दुनिया में नंबर 1 थी, जो कि पूरी सनती रियासत थी जिनके मालिक मशीनरी बांग्लादेश ले गए। भुट्टो साहब ने इन 22 खानदानों के खिलाफ तहरीक चलाई कि मुल्क की सारी दौलत उनके पास है, उनके पेटों से निकालूंगा। हालांकि उन्होंने कमाई थी, उन्होंने बिजनेस किया था। पेट अब फाड़ने वाले हैं जिन्होंने लोगों के पैसे लूटे। जी, हम अवाम उनके खून के प्यासे हुआ करते थे। हमने उन मोहसिन खानदानों के खिलाफ खूनी तहरीक चलाई। भुट्टो साहब खुद भी वडेरे थे और वडेरों यानी बड़े जिम्मेदारों ने पावर में आकर सब सनतकारों की इमलाक बिला मुआवजा कौमी मलकियत में ले ली, जिसको नेशनलाइजेशन के नाम से याद किया जाता है। असल में जेलसी थी, उनका नाम था, उनका कारोबार था। सारे वडेरों ने भुट्टो को गलत रास्ते पर डाल दिया और नेशनलाइज कर लिया गया सारी सनतों को। जी, सब जीनियस खानदान तबाहो बर्बाद हुए। बीको के मालिक लतीफ जर्मनी चले गए, कसम पुरसी की हालत में फौत हुए। इत्तफाक के मियां शरीफ मुल्क छोड़कर गल्फ स्टील मिल्स के नाम से मिडिल ईस्ट में फैक्ट्री लगाकर बैठ गए। असफहानी कंगाल हो गए। उनके सलहट के चाय के बागात बांग्लादेश ले गया। एयरलाइन PIA बनकर तबाह हो गई। हबीब ग्रुप से हबीब बैंक भी छीन लिया गया। सैगल ग्रुप ने कोहिनूर जैसी बिजनेस अंपायर्स प्लॉट बनाकर नीलाम कर दी। कोहिनूर पोठोहार की मां कहलाती थी, तबाह हुई। रहे सहे जागीरदारों को असेंबलियों में लाकर बिठा दिया। कारोबार बंद करवाकर सियासत पे लगा दिया। मशरकी पाकिस्तान में जनरल अयूब खान के दौर के मेमन सिंह और नारायणगंज बहुत बड़े इंडस्ट्रियल जोन बांग्लादेश के काम आ गए। यहीं से पैसे भी लूटा था जर्नैलों ने नारायणगंज से। उस दौर में जब पाकिस्तान टूट रहा था तो एक जर्नैल ने यहां से उस वक्त करोड़ों रुपए लूटा अपने मुल्क का। कराची साइट इंडस्ट्रियल स्टेट जहां गंधारा वाले हीनो ट्रक बनाते, शाहनवाज लिमिटेड, शेवरलेट और मर्सिडीज असेंबल करते थे, सब कुछ नेशनलाइज करके तबाह कर दिया गया। इन खानदानों में से असफहानी की बेटी हुसैन हकानी की अहलिया अमेरिका चली गई। फरानाज असफहानी ये कौमी असम्बली की रुकन भी रही। अवाम को बेरोजगार किया। फ्यूडल्स वडेरे, चौधरी, मखदूम, लगारी, जतोई, खिची, टवाने, चधड़, यधड़ सब बड़े बड़े जिम्मेदार असम्बलियों में पहुंच गए और इलेक्टेबल्स बन गए। यही इलेक्टेबल्स हैं जो जर्नैलों का खिलौना है। हर इलेक्शन में उधर कर दिए। खुसरो बख्तियार एंड कंपनी, दीन फरोश, ईमान फरोश, नंगे कौम, नंगे मिल्लत बिक गए। बासित बुखारी और फिर उधर हो गए। ये काम किया जनरल अयूब और भुट्टो ने। किधर गए वो सारे कारोबार? जी, और सनतकारों को तबाह करके लोगों को उन वडेरों का और मुल्क को IMF का गुलाम बना दिया गया। असल चक्कर ये है, जर्नैलों ने वडेरे खड़े किए, उन्होंने सनतें तबाह की। वडेरों ने लोगों को गुलाम बनाया। जब लोगों को गुलाम बनाया, लोगों की हालत ततली हुई तो IMF दरमियान में आ गया। फिर IMF ने हमें गुलाम बना लिया। इसको डॉट कनेक्ट करें डॉट कनेक्ट। ये कहते हैं कि हमने क्या किया है, हम पे तनकीद क्यों होती है। जो सोशल मीडिया है वो फेक न्यूज। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जकरिया साहब, ये कहानी सच्ची नहीं है, बताएं।
मैं जो बयान कर रहा हूं तो ये सच्ची नहीं है। आपने यही नहीं किया सनतकारों के साथ, आपने वडेरे नहीं पाले, आपने गद्दी नशीन नहीं पाले, आपने पीर नहीं पाले, आपने 1.5 टन का मौलाना अशरफी नहीं पाला, पाले हैं आपने सर। फिर आप सोशल मीडिया पे क्यों गिला करते हैं? जी, अहले शऊर और पढ़े लिखे लोगों का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं कि आप इससे मुत्तफिक हो। आप अहले शऊर हैं, आप अकल रखने वाले हैं। अगली खबर पे चलते हैं। खलीलुर रहमान कमर, ये अक्सर खबरों में रहते हैं और ये भी दबंग आदमी है, टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, तो कंट्रोवर्शियल है, जाहिर है, हनी ट्रैप वगैरह। लेकिन कामरान शाहिद को मुंह तोड़ जवाब दिया है। कामरान शाहिद आप जानते हैं टटपूंजिया है, टट्टू है, भाई लोगों का, अदाकार शाहिद का बेटा है। उसको जवाब देते हैं कि आप 4 टांगों वाले बकरे की कुर्बानी की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सुन्नत इब्राहिमी है, लेकिन जो 2 टांगों वाले बकरे वो रोज इशराफिया ज़िबा करती है, इशराफिया कुर्बान करती है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है इस लाइन में जो है वो खलीलुर रहमान कमर ने सारी तशरीह कर दी है। उसके बाद अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में, हमने शुरू में इलेक्शन की बात की, वहां 2 तैयारियां हो रही हैं। ये दिलचस्प बात है। एक तैयारियां हो रही हैं इलेक्शन की, पोलिंग की। मैंने आपको बताया था, मेरा ख्याल है 7 जून को, थोड़े से दिन रह गए, इलेक्शन है कि वोट डालेंगे, लोग बड़े पुरजोश हैं। साथ ही दूसरी तैयारियां चल रही हैं और वो तैयारियां हैं धरनों की। यानी दिलचस्प बात है ना, अभी लोगों ने वोट नहीं डाला और लोगों को डर है कि उनका मैंडेट छीन लिया जाएगा, क्योंकि 5000 पे मुश्तमिल एक तादादम दस्ता डब्बे चोरी करने के लिए वो जीबी पहुंच गया है। 5000 का तादादम दस्ता। अब मैं कहता हूं कि जब 23 मार्च को परेड होती है तो वो जो स्टेज के सामने से गुजरते हैं तो एक मखसूस दस्ता हो कि अब सलामी के चबूतरे के सामने से वो चाको चौबक दस्ता गुजरेगा जो डब्बे चुराता है, डब्बे चेंज करता है, और वो आगे से गुजरे और मैं उनको जो है वो जो नारा दूंगा वो ये नारा है कि हक हु आई लव यू, हक हु आई लव यू, हक हु आई लव यू। ये करते हुए वो अगर चबूतरे के सामने से सलामी देते हुए गुजरें तो बड़ी तालियां बजेंगी, यकीन करें। जिस तरह इमरान खान आए थे 23 मार्च को और लोगों ने शोर किया था, उसी तरह वो यूट्यूब पे देख रहे। बहरहाल उस वक्त जनरल बाजवा जो है वो साजिशें कर रहा था। कर्नल साहब है, इन्होंने खिताब किया लोगों से जीबी में और ये कहते हैं कि इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। असल में वो नून लीग की कैंपेन की जो है ना वो तकरीर कर रहे थे कि आप नून लीग को वोट दें। लोग नीचे से इंशाल्लाह इंशाल्लाह कह रहे थे। बहरहाल तैयारियां मुकम्मल हैं। अब देखते हैं कि जो है ना वो ये एक हल्की फुल्की तहरीर आई है और तहरीर है कि सुहेल वड़ाइच को जो है वो ठुड्डे पड़े हैं। तो ये आपके सामने, इसको आप अजराए तफन्नुन कहते हैं या क्या कहते हैं, लाइट अंदाज में जो है वो पेश किया गया है। कल रात फील्ड मार्शल साहब ने चाय पर बुलाया, गपशप चल रही थी, तो मैंने मजाक में पूछ लिया कि आप ताहयात इस्तिस्ना हासिल कर चुके हैं, फील्ड मार्शल बन चुके हैं, तो अब आपकी सबसे बड़ी और आखिरी ख्वाहिश क्या है? यानी वो ख्वाहिश जब आपके अंगूठे बांधे जाएं, जब लाइन में खड़ा होकर आपका चेहरा देखा जाए, बंदे थोड़े होंगे, ज्यादा बंदे नहीं होंगे, लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? क्योंकि अब आप जिले सुबहानी, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, इसके अलावा जो है ना वो मुतसिम बिल्ला, इसके अलावा वो जो जहांदार शाह, इसके अलावा जो है ना वो सिराजुद्दौला, इसके अलावा जो है ना मुइजुद्दौला, इसके अलावा जो है ना दौलतुद्दौला, ये मैं कभी इकट्ठे करूंगा जो देते थे जो है ना मुगल, जो लकब देते थे रुस्तम जमा, इस तरह गामा पहलवान, इसके अलावा जो है ना बहुत सारे, ट्रिपल एच, इसके अलावा जो है ना ब्रॉक लेसनर, ये सारा कुछ आप बन चुके हैं। तो अब आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैंने जो है ना वो पूछी। उन्होंने कहा कि इमरान खान से माफी मंगवाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी
اور آخری خواہش ہے، یعنی میں پرسکون ہو کر مرنا چاہتا ہوں۔ سرحدوں پہ ہم نے جانا نہیں ہے اور پنڈی اسلام آباد میں شہادت مشکل ہے، لہذا میں پرسکون جو ہے وہ شہادت کی تلاش میں ہوں۔ اس سے پہلے میں عمران خان کی آنکھوں میں ڈر دیکھنا چاہتا ہوں، میں عمران خان کا چہرہ سہما ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، میں عمران خان کو رکوع کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ عمران خان 3 دفعہ کورنش بجا لائیں اور یا ذل سبحانی یا ذل سبحانی یا ذل سبحانی یہ کہہ کر مجھے کہیں تو میری زندگی سفل ہو جائے گی، میری زندگی کی تمام جو مصیبتیں ہیں، جو تمام تگ و دو ہے وہ کنارے لگ جائے گی۔ یہ فیلڈ مارشل صاحب نے کہا۔ جی میں نے بھی بے ساختہ کہہ دیا کہ 1 سال سے بند کیا ہوا پانی تو انڈیا کھول سکتا ہے۔ یہ میں نے جواب دیا سہیل وڑائے صاحب نے کہ جو 1 سال سے انڈیا نے پانی بند کیا ہوا ہے وہ تو کھول سکتا ہے۔ اب ایک نئی بات سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ چناب کا پانی سرنگ بنا کر شفٹ کیا جا رہا ہے۔ چناب کا پانی اقوام متحدہ کہتا ہے کہ کسی کا پانی بند کرنا یہ ایکٹ آف وار ہے، یہ جنگ ہے، لیکن جنگ پھر آپ کو پتا ہے اوکھی ہے، گرمیاں، بارود، گولے، دھڑا دھڑ، تو وہ پانی تو کھول سکتا ہے جی، لیکن عمران خان آپ سے معافی نہیں مانگ سکتا۔ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ فیلڈ مارشل صاحب نے مجھے عربی میں گالیاں دی، کیونکہ ان کا سواب ہوتا ہے، اسلامی ٹچ ہوتا ہے۔ سعودیہ میں 2 بندے جھگڑ رہے تھے، ایک پٹھان تھا اور ایک عربی تھا، تو ایک شخص وہاں پہ آ گیا تو اس نے معاملہ پوچھا تو پٹھان نے کہا کہ میں اسے گالیاں دیتا ہوں، یہ آگے سے قرآن پڑھتا ہے۔ تو بندے نے کہا کہ قرآن نہیں پڑھ رہا، وہ بھی تمہیں گالیاں دے رہا ہے عربی میں۔ تو انہوں نے عربی میں گالیاں دی تاکہ ساتھ ثواب بھی مل جائے، اور ٹھڈے مکے جوتے مارتے ہوئے وہاں سے مجھے روانہ کر دیا سہیل وڑائچ کی ڈائری سے اقتباس۔ یہ روٹی کھانے والی مشین ہے جور آباد کی، پیٹ آپ چیک کر لیں، خسروں کے گھر نہیں چھوڑتا، وہاں پہ بھی ان کے بیڈ روم بھی چیک کرتا ہے خسروں کے، اور ان کا کھانا بھی کھاتا ہے، ان کے واش روم بھی چیک کرتا ہے کہ خسرے کس طرح رفع حاجت کرتے ہیں، کیونکہ اس کو بہت شوق ہے واش روم دیکھنے کا۔ شاید کوئی پرانا تعلق ہو، نسلی تعلق ہو، اس کو فضا علی نے ویسے بھی جو ہے نا وہ کہا تھا کہ یہ کہیں پاکستان کے علاوہ اگر کہیں پہ ہوتا تو یہ ذمہ دار ہوتا، یہ صفائی کرنے والا ہوتا۔ بہرحال سہیل وڑائچ کو ٹھڈے مار کر فیلڈ مارشل نے اپنے کمرے سے نکال دیا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔